बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ पढ़ लें पहले। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज अभी सिंगल फेज़ एसी सर्किट का जो दूसरा कंपोनेंट है वो अभी हम करते हैं, प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो एसी सर्किट्स है वो तीन तरह के हैं, रेजिस्टिव हो सकते हैं, इंडक्टिव हो सकते हैं या कैपेसिटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम उसका दूसरा जो कंपोनेंट है इंडक्टिव एसी सर्किट वो भी करते हैं। तो वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। ठीक है, जिसमें ये एक कॉइल है जिसकी इंडक्टेंस है L। इसको हमने एक साइनोसाइडल वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं जिसके इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू जो है वो V है, और इसकी वजह से गुजरने वाला इस सर्किट में जो करंट है वो I है। ठीक है, तो जैसे ही सर्किट में करंट का बहाव शुरू होगा तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 आपको नज़र आ रही है V इज़ इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी, ये बेसिकली किसको ज़ाहिर करे, साइनोसाइडल वोल्टेज जो हमने इसको मुहैया किए हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि ये एक कॉइल है, और कॉइल की जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 5 में ये पढ़ा था कि कॉइल जो है उसकी एक इंडक्टेंस की वैल्यू होती है, यानी कि वो करंट को चेंज होने में अपोज़ करता है। ठीक है, उसकी चेंज होने की अपोजिशन की जो सलाहियत होती है उसको हमने कहा था कि वो इंडक्टेंस है। अब उस इंडक्टेंस की बिना पे क्या होगा कि इस सर्किट में से जो गुजरने वाला करंट है वो सारे का सारा चूँकि वो अल्टरनेटिंग है, एक उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल है और नेगेटिव हाफ साइकिल जब इसको लिंक करेगा, ठीक है, तो फैराडेज के कानून के मुताबिक सेल्फ़ इंडक्शन होगी। जब सेल्फ़ इंडक्शन होगी तो इसमें एक EMF पैदा होगी जिसको हम काउंटर EMF कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? काउंटर EMF। और जो पैदा होने वाला काउंटर EMF है वो उसके वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, LdI/dt। तो बात समझ आ गई। अब इसको काउंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा ओरिजिनल जो हमने वोल्टेज प्रोवाइड किए उसके अपोजिट जो है वो करंट को गुजारेगा। तो बात समझ आ गई। इस वजह से इस पैदा होने वाले वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? काउंटर EMF कहते हैं। अब इस सर्किट में ये जो प्योरली इंडक्टिव आपको नज़र आ रहा है, इसमें और तो कोई जो है वो करंट के रास्ते में पोजीशन का सबब चीज़ नहीं बन रही, सिवाय इसके कि ये इसको EMF जो है वो प्रोवाइड करना पड़े, काउंटर EMF। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम आपस में बराबर कर दें कि हमने इतने ही वोल्टेज हमें चाहिए कि जितने वो उसको हम काउंटर कर सके ताकि उसमें करंट का बहाव जो है वो मुमकिन हो सके। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं VM साइन ऑफ ओमेगा टी इज़ इक्वल्स टू LdI/dt। दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट किया है, बराबर किया है। इसको रीअरेंज करें तो DI इज़ इक्वल्स टू VM/L डॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू dt, यानी कि इसके DI एक साइड पे रह गया, L इधर आके डिवाइड हो जाएगा और dt इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बात समझ आ गई? मुश्किल तो नहीं है, शाबाश। अब एक आप नेक्स्ट क्लासेस में मैथ के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अभी उसकी डिटेल में नहीं जा रहा मैं। तो इन दोनों साइड्स को अगर हम इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन के असूल के मुताबिक यहाँ पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये I रह जाएगा, और VM/L ऑलरेडी है। ठीक है, वो आ गया। साइन ऑफ ओमेगा टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी खसूसियत है कि वो क्या करेगा, -90 डिग्री साथ जब हम ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो साथ -90 डिग्री आ जाएगा। ये पूरी एक कैलकुलेशन है, ठीक है, जिसकी बिना पे ये फार्मूला जो है वो बना है। और जब हम ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये साथ ओमेगा भी आ जाएगा। और बात याद रहेगी। तो दोनों साइड को इंटीग्रेट करने से हमें I इज़ इक्वल्स टू VM/ओमेगा/L साइन ऑफ ओमेगा टी -90 डिग्री हासिल हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3।
अब जो हमें इक्वेशन नंबर 1 वी ऑफ टी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, और इक्वेशन नंबर 3 जो है आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू वी एम ओवर ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम आपस में कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है इक्वेशन नंबर 1 में, और यहाँ पे क्या है, शाबाश, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, दोनों साइड लेफ़्ट साइड होगी बराबर, बराबर तो नहीं कह सकते लेकिन कंपैरिजन के लिए, हालांकि वोल्टेज और करंट दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ भी यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड में और यहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेफ़्ट साइड में। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज और यहाँ पे ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू है वी एम ओवर ओमेगा एल, और यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी है, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 0 डिग्री लिखने साथ, और यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अब यहाँ पे एक बात जो है वो ज़ेरे गौर आपने रखनी है कि यहाँ पे एंगल का डिफरेंस आ गया, बात समझ आ रही है, यहाँ पे प्लस 0 डिग्री कर लें और यहाँ पे माइनस 90 डिग्री है। अब यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट के दरमियान फेज़ एंगल मौजूद है। अब बात याद रहेगी, जैसे कि हमने पिछली क्लास में ये सीखा था कि जो प्योरली रजिस्टिव होते हैं उसमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट के दरमियान कोई भी फेज़ एंगल नहीं होता सिवाय ज़ीरो के, यानी कि फ़ेज़ एंगल उनके दरमियान 0 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ़ेज़ एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और बात समझ आ गई, तो दोनों के दरमियान फ़ेज़ एंगल 90 डिग्री की बिना होने की बिना पे हम कहते हैं कि दोनों जो है वो इन फेज़ अब नहीं रहेगी, ये दोनों क्या नहीं रहेगी इन फेज़, बल्कि ये आउट ऑफ फेज़ हो गई है। अब आउट ऑफ फेज़ कितना है, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज़ हो गई है। अब बात समझ आ गई। अगर हम इसी को करेक्टरिस्टिक इसकी वेव फॉर्म ड्रा करें तो ये हमें इस तरह से नज़र आएगा। तो बात समझ आ गई। अच्छा, इसमें एक एक्सिस पे हमने ले लिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यूज़, और दूसरे एक्सिस पे हमने टाइम को ले लिए। ठीक है, अब जैसे कि ये जो सॉलिड वेव फॉर्म है ये किसको ज़ाहिर कर रही है, वी ऑफ टी, यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को ये ज़ाहिर कर रही है, और ये जो डॉटेड वेव फॉर्म साथ इसके बनाई है ये किसको शो कर रही है, आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अब ये माइनस 90 डिग्री को यहाँ पे आपने समझना है, जैसे कि हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था लीड और लैग का, शाबाश, ये में आ गया ना, कि अगर तो दो क्वांटिटीज़ आपस में हम कंपेयर करें और एक वक्त के लिहाज से पहले आ जाए दूसरे की निस्बत, तो उसको हम कहते हैं वो लीड कर रही है, और अगर वो वक्त के लिहाज से दूसरे की निस्बत यानी कि जो रेफरेंस हम लेते हैं उसकी निस्बत वो बाद में आए तो हम कहते हैं कि वो लैग कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वोल्टेज को रेफरेंस पॉइंट लेना है, किसको लेना है, वोल्टेज को। अब ये देखिए वोल्टेज की बदौलत, ठीक है, वोल्टेज के साथ अगर हम करंट को कंपेयर करें तो जब वोल्टेज मौजूद थे तो करंट मौजूद नहीं थी, यानी कि ये नेगेटिव लाइन शो कर रही है, उस वक्त मौजूद नहीं थी। जब वोल्टेज मैक्सिमम पे चले गए तो उस वक्त करंट ने स्टार्ट लिया, बढ़ना शुरू किया। इस वजह से हम कहते हैं कि प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट में जो वोल्टेज इंस्टेंटेनियस हैं वो इंस्टेंटेनियस करंट को लीड करते हैं, लेकिन हमने चूंकि वोल्टेज को रेफरेंस लिए हुआ है, हम सिर्फ करंट की अगर सूरत में बात करें तो हम कहते हैं कि करंट इंस्टेंटेनियस जो करंट है वो वोल्टेज को 90 डिग्री लैग करती है। अब बात समझ आ गई कि जो इंस्टेंटेनियस करंट है विल ऑलवेज लैग 90 डिग्री बाय इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ठीक है, तो जब वोल्टेज मैक्सिमम पे पहुंच गए 90 डिग्री पे चले गए तो उस वक्त करंट ने बढ़ना शुरू किया, लेकिन जब करंट मैक्सिमम पे गई तो वोल्टेज मिनिमम पे आ गए, जब वोल्टेज मैक्सिमम मिनिमम पे गए तो यानी कि दोनों अपोजिट रहेंगे हमेशा, हर सम्मत ये क्या रहेंगे, इन दोनों के दरमियान पाए जाने वाला जो फेज एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे ले, यहाँ पे ये मैक्सिमम 90 है और यहाँ पे इसका 0 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 90, और यहाँ पे ये 90 है, ये 180 है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 90, और यहाँ पे 270 है और इसका जो है वो कितना है 180, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 90 डिग्री। यानी कि हर लम्हा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट के दरमियान पाए जाने वाला फेज एंगल कितना है 90 डिग्री है।
अब ये यहाँ पे माइनस का साइन किसको शो कर रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो लैग कर रही है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। और ये बात कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गई, ठीक है। प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट में इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है वो अगर हम उसको रेफरेंस लें तो इंस्टेंटेनियस करंट हमेशा क्या करेगी, लैग करेगी टू द वोल्टेज। अब बात याद रहेगी। अच्छा, अगर हम इसकी जो है वेक्टर डायग्राम या जिसको फेज़र डायग्राम कहते हैं वो बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी कि जिसमें हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है और इसके लिहाज से जो करंट है वो डाउनवर्ड ये शो कर रही है कि ये लैग कर रही है वोल्टेज को 90 डिग्री, ये क्या कर रही है, लैग कर रही है। यानी कि जब मैक्सिमम पे वोल्टेज होंगे तो ये मिनिमम पे होगी और जब ये मैक्सिमम होगी तो उस वक्त वोल्टेज मिनिमम पॉइंट पे होंगी। अब बात समझ आ गई। अच्छा, हम अगर इक्वेशन नंबर 3 को देखें गौर से कि आई ऑफ टी इज़ इक्वल्स टू वी एम ओवर ओमेगा एल डॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 3 अभी जो हमने ड्राइव की थी इंटीग्रेशन के बाद, ठीक है। अगर इसको मैं वी एम ओवर ओमेगा एल जो है वो उस वक़्त आई एम के बराबर होगा, यानी कि मैक्सिमम करंट उस वक़्त गुजरेगी जब साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री जो है वो 1 हो जाए। अगर ये 1 हो गया तो उस वक़्त उसमें से गुजरने वाला जो करंट है उसी को हम क्या कहते हैं कि वो मैक्सिमम करंट है, ठीक है। अब मैक्सिमम करंट है तो उस वक़्त इसमें से गुजरने वाला जो करंट है वो इंस्टेंटेनियस है और उसकी वैल्यू जो है उस वक़्त वो मैक्सिमम हो जाएगी। बात समझ आ गई। अब उस मैक्सिमम वोल्टेज की वजह से मैक्सिमम जो करंट गुज़र रहा है, अगर इन दोनों को हम गौर से देखें तो यहाँ पे जो ओमेगा एल है इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक तो कॉइल की ये खूबी थी कि वो चेंज इन करंट को अपोज करता है, दूसरा साथ साथ वो करंट के बहाव में रुकावट भी पैदा करता है। किस खसूसियत की बदौलत, उसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लें पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस की, ठीक है। अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कॉइल इन एन AC circuit to the flow of alternating current. Opposition offered by ठीक है, opposition offered by a coil in an AC circuit to the flow of alternating current is called inductive reactance. अब इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ये भी चूँकि अपोजिशन है तो इसको हम जो ज़ाहिर करते हैं वो XL से ज़ाहिर करते हैं और इसके यूनिट भी जो है वो ओमेगा ही है। जैसे हमने रेजिस्टेंस के यूनिट पढ़े थे ना, तो इसके यूनिट भी रेजिस्टेंस की तरह मैच करते हैं और ये क्या है, ओमेगा ही है। अब बात समझ आ गई। अब ओमेगा एल ये किसके बराबर आ जाएगा, XL। और यहाँ पे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, चूँकि ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर होता है तो इस वजह से मैं XL को इस तरह भी लिख सकता हूँ। आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो आपने उसकी एक डेफिनेशन बतानी है, दूसरा साथ ही इक्वेशन लिखते हैं और यह बताना है कि ये ओहम में मेजर की जाती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से एक और बात हमें क्या जाहिर हो रही है कि अगर जो है वो L कांस्टेंट हो जाए, यानी कि जो इंडक्टेंस है, ज़ाहिर बात है जब हमने कॉइल एक बना दी है तो उसकी इंडक्टेंस फिक्स होगी। जब तक हम उसके नंबर ऑफ़ टर्न तब्दील नहीं करते या उसकी हम लेंथ नहीं बढ़ाते तो वो उसकी इंडक्टेंस तब्दील नहीं होगी, ठीक है। तो जब तक उसकी इंडक्टेंस अगर कांस्टेंट है तो जो XL है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फ्रीक्वेंसी, कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उतना ही XL की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी उतनी XL की वैल्यू कम होती जाएगी। और बात समझ आ गई। अब चूँकि DC सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़ीरो होती है, उसमें चूँकि डायरेक्ट वोल्टेज है या डायरेक्ट करंट है उनकी डायरेक्शन तब्दील नहीं हो रही, इस वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है। जब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है तो उस वक्त पैदा होने वाली जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी क्या होगी, 0 डिग्री होगी। इसलिए अगर हम जो ये इंडक्टिव AC सर्किट है, ठीक है, उसके बजाय अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करने की अगर हम प्योर DC वोल्टेज प्रोवाइड करें तो उसके रास्ते में वो कोई भी अपोजिशन जो है वो फ्राहम नहीं करेगा सिवाय रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब बात याद रहेगी।
सिर्फ चेंज इन करंट को तो अपोज कर रहा है कि जब हमने एक दफ़ा दिया तो वो उसको अपोज करेगा, अदरवाइज़ उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी होगी फॉर डीसी सर्किट, 0 डिग्री होगी। और ये बात देर में रहेगी। शाबाश। अच्छा, नेक्स्ट है जी पावर कर्व। प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट की जो पावर कर्व है वो कुछ हमें इस तरह से नज़र आएगी कि जिसमें एक सॉलिड लाइन वी ऑफ टी की पहले बनाई हुई है 360 डिग्री तक, उसके बाद ये डॉटेड लाइन ये किसको शो करी, आई ऑफ टी को, ठीक है। अब जब पहले 90 डिग्री होंगे यानी कि क्वार्टर हाफ साइकिल होगा, फुल साइकिल 360 डिग्री है, उसका क्वार्टर हम ले तो ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो क्वार्टर साइकिल के दौरान देखें वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट नेगेटिव है, तो जो प्रोडक्ट होगा यानी कि पावर जो है दोनों का प्रोडक्ट होती है, उस वक्त जो टोटल पावर है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि एक क्वांटिटी पॉजिटिव है वोल्टेज की और करंट की क्वांटिटी नेगेटिव है, और ये ओवरऑल पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ये जो ये कर्व शो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक 90 डिग्री जो होंगे, इसमें ये देखें करंट की वैल्यू भी पॉजिटिव है और वोल्टेज की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो 90 डिग्री है उसमें दोनों करंट की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन वोल्टेज की वैल्यू करंट की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन वोल्टेज की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, जो पावर की सूरत में वो भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा। और जो लास्ट क्वार्टर साइकिल है उसमें करंट और वोल्टेज दोनों की वैल्यूज़ नेगेटिव होने की बिना पे ओवरऑल पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। और जब हम एक पूरे साइकिल की बात करें यानी कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक, तो जितनी नेगेटिव पावर है उतनी ही पॉजिटिव पावर है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो एवरेज पावर है VMO/IM/2 = 0, यानी कि जितनी नेगेटिव पावर है उतनी ही पॉजिटिव पावर आ रही है। तो इस वजह से प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट की जो एवरेज पावर होती है वो 0 होती है, इसके अंदर कोई भी पावर कंज्यूम नहीं हो रही। अब आज याद रहेगी ये, शाबाश। अच्छा, नेक्स्ट हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। जैसे कि हमने प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट की कुछ खसूसियात देखी हैं, तो अभी हम जो है वो प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट की खसूसियात देखते हैं। सबसे पहली खसूसियत क्या है कि जो करंट है आई ऑफ टी वो लैग करती है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। सबसे पहले आपने खसूसियत क्या लिखनी है कि करंट आई ऑफ टी लैग्स द वोल्टेज वी ऑफ टी बाय 90 डिग्री। जब 90 डिग्री से वो लैग करिए तो इन दोनों के दरमियान पाया जाने वाला जो फेज़ एंगल फाई है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। शाबाश। दूसरी आपने इसकी खसूसियत जो याद रखनी है कि पावर फैक्टर जो है, जैसे कि आपने बताया था कि कितना इफेक्टिवली हम पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बराबर होता है काज ऑफ फाई के, और यहाँ पे फाई की वैल्यू 90 है और काज ऑफ 90 डिग्री 0 होता है। यानी कि कोई भी पावर जो है वो यूज़फुल वर्क में इस्तेमाल नहीं होगी अगर वो प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट है, ठीक है। तो जो पावर फैक्टर है वो क्या होगा, 0 होगा। प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा 0 होता है, ठीक है। तीसरी आपने इसकी खसूसियत याद रखें कि जो एवरेज पावर है वो चूँकि बराबर होती है VI काज ऑफ फाई, और यहाँ पे काज ऑफ फाई जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री 0 है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि एवरेज पावर, जैसे कि हमने पावर कर्व में देखा है कि जितनी नेगेटिव पावर है उतनी पॉजिटिव है, इस वजह से एवरेज पावर क्या होगी, 0 होगी। प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपने ये बात ज़हन में बिठानी है कि जितनी भी खसूसियात हैं ये किसके लिए एप्लीकेबल हैं, प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट की, ठीक है जी। नंबर 4 है इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट = XL। जैसे कि आपको पता है कि इम्पीडेंस जो होती है ये भी होती है रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इसके पहले आप डेफिनेशन लिख लें कि अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द अल्टरनेटिंग करंट इज़ कॉल्ड इम्पीडेंस, ठीक है। किसी भी एसी सर्किट में जो है वो इम्पीडेंस किसको कहते हैं, एसी सर्किट में पाई जाने वाली रेजिस्टेंस को, जो अपोजिशन है करंट के रास्ते में, उसको क्या कहेंगे, इम्पीडेंस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन दोबारा लिख लें, इन एन एसी सर्किट अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ कॉल्ड इम्पीडेंस। अब इस सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो चूँकि उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस XL के बराबर है, तो इसलिए हम कहेंगे कि टोटल इम्पीडेंस जो है वो XL ही होगी, ठीक है। नंबर
फिफ्थ आपने जो इसकी पाँचवीं खसूसियत याद रखनी है कि करंट जो है वो हम किसी भी वक्त अगर फाइंड करना चाहें इंस्टेंटेनियस करंट तो हम हासिल कर सकते हैं वी ऑफ टी डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस से। अब चूँकि इंडक्टिव सर्किट की प्योरली इंडक्टिव सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो एक्सएल के बराबर होती है, इस वजह से बजाय वी ऑफ टी ओवर जेड लिखने के मैं इस तरह लिख सकता हूँ वी ऑफ टी ओवर एक्सएल। और हमें पता है जो चूँकि एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल के, और इससे आपने एक खसूसी ये भी याद रख लेनी है कि एक्सएल जो है वो फ्रीक्वेंसी के रास्त मुतनासिब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी। और बात समझ आ गई? तो इस आज के लेक्चर में भी जो हमने प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट पढ़ा है, इसकी आपने खसूसियात, इसकी पावर कर्व और इसकी वेक्टर और फेज़ डायग्राम, ये आपने से इतना याद कर लेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।